आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इत्मीनान से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बता देता हूं कि आखिरकार ईरान इजराइल वॉर कहां एंड होगा। एक एक जो पॉइंट्स हैं उन पे हम विस्तार से डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे। पूरा लेक्चर सुनिएगा ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। कल मैंने आपको थोड़ा इतिहास बताया था, इतिहास की बात इस लेक्चर में भी होगी। बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग के आज आखिरी दिन है। आज हम एक कूपन कोड खत्म कर देंगे तो एक कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा। ये 300 रुपये का साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने कोर्स को बनाया है। अगर आप नेटवर्क अपना बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी बात कोई नहीं सुनता, चाहते हैं कि भैया हम भी खूब पैसा कमाएं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नेटवर्किंग कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखो हुआ क्या है कि इजराइल और ईरान आपस में भिड़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ईरानियन जनरल्स हैं, ईरानियन लॉ मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको मारा है। 13 जून से ये सब कुछ शुरुआत 16 जून है, लगभग चौथा दिन है आज, 4 डे है, चौथा दिन है। और आज भी ईरान ने स्ट्राइक की है। पहले इजराइल ने की, फिर ईरान ने की, फिर इजराइल ने की, फिर ईरान ने की। तो ये अभी तक 4 बार स्ट्राइक्स हो चुकी हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, अगर टोटल करें तो। अब इजराइल का टारगेट था कि इनके सुप्रीम लीडर को मार ही दे, सैयद अली खौमेनी को निपटा दे, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको होने नहीं दिया, राइट। लेकिन अली शमखानी इनको मार दिया। अली शमखानी जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर थे अली खामेनी के, इनको निपटा दिया। अब दोस्तों यही अली शमखानी जो है अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स को भी देख रहे थे, जो अभी डील होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप से, उसको भी देख रहे थे। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खेल खत्म कर दिया और इन्होंने वार्निंग भी इशू कर दी कि देखो मिलिट्री वेपन्स छोड़ दो, समझ रहे हो, यहां पे जितने भी सिविलियंस हैं कि यू शुड लीव द मिलिट्री वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब क्या ये इतना आसान है? तो सबसे पहला सवाल, आखिरकार इजराइल चाहता क्या है? मैं एक चीज बताऊं, अनक्लियर है आखिरकार इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात, इजराइल डरा हुआ है, आपको ये समझना है। और जब इंसान डरा होता है ना तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी फैसले ले सकता है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है कि यार अगला जो है ना वो हम पे हावी ना हो जाए। इजराइल वही ऐसा ही कुछ कर रहा है। जो 3H फैक्टर है, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, वो चुप हैं भाई। जो सीज फायर था उन सबके साथ बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी काम कर रहा है। अमेरिका का जो ग्रीन जोन है इराक में, चाहे वो हाशद इराक में हो या फिर हिजबुल्लाह, हुती, वो कोई छू नहीं रहा है। अमेरिका को हाथ तक नहीं लगा रहे वो लोग। लेकिन इजराइल जो है वो एक के बाद एक बम बरसाए जा रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि भैया हमारा जो ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको खत्म नहीं कर सकते। नतान्स को मारा, हमेशा से मारता है, फोर्डो को नहीं मार पाई है। फोर्डो 700 मीटर नीचे है जमीन के, वो सिर्फ अमेरिका का बॉम्ब ही मार सकता है, इजराइल उसको खत्म नहीं कर सकता। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनसे 3000 से 4000 है, आपने 7-8 मारे हैं। ये इजराइल को अच्छे से पता है। तो सबसे पहला इनका यही है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करे, डिसरप्ट करे, राइट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा, ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएगा। अभी तो ईरान को सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, लेकिन एक बार अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई तो खेल खत्म है। और देखिए, नॉर्थ कोरिया को अमेरिका नहीं रोक पाया, ना ही इजराइल रोक पाया। तो ये डर है कि अमेरिका भले ही कितनी दादागिरी दिखा दे, यूएन की तो कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन न्यूक्लियर पावर आज के समय आ सकती है इनके पास। तो इजराइल इज ऑन इट्स ओन, हमको खुद ही जिम्मेदारी, सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। ये कुछ इसी तरीके का है। तो एक तो शॉर्ट टर्म न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये क्या करे, डिले करे, रोक नहीं पाएंगे लेकिन डिले कर दे। अभी अमेरिका कह रहा है कि ये डील जो है वो 2030 के बाद अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट करिए। यूरेनियम एनरिचमेंट मैंने आपको बताया था, U-238, यूरेनियम 238 से 235 निकालते हैं, और यूरेनियम 235 ही यूज होता है आपके न्यूक्लियर एटम में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना। तो अभी तक कहा जा रहा है कि 60% तक ईरान ने उसको अचीव कर लिया है। अगर 90% तक ये हो गया, जो कि आसानी से हो जाएगा, बहुत तेजी से इनका काम चल रहा है, तो वो ये न्यूक्लियर बम बना लेंगे। तो इजराइल चाहता है कि इसको 2045 तक डिले किया जाए, जितना ज़्यादा डिले हो सके। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो कुछ होगा नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार गए, और डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अब ये मान के चलिए कि आखिरी बारी है, हो सकता है 2024 से पहले हट जाए, 2028 से पहले, कुछ कह नहीं सकते, हाईली अनलाइकली, लेकिन ये है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब आने नहीं वाले हैं दोबारा,
तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब इसको जितना हो सके हम डिले करवा सके, डिसरप्ट खत्म तो नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई खत्म भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे अमेरिका को फायदा है, दुनिया को फायदा है। ये चीज है इजराइल के लिए, ये सर्वाइवल की बात है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो हम सर्वाइव, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पे जो अटैक हुआ है, ईरान की मोस्ट क्रिटिकल साइट्स को डायरेक्टली उन्होंने टारगेट नहीं किया है। अभी भी बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स है, जैसे यहां पे फोर्दो और खोंदाब फैसिलिटी जो है वो बहुत नीचे है, उसको टारगेट नहीं कर पाई है, ठीक है, ये कह रहे, क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा, ईरानियन पर्सनल को मारो जितना ज्यादा हो सके, स्पेशली जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस का पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि फिर इजराइल नेगोशिएशंस के तो वही बता रहा हूं ना कि क्लियर ही नहीं इजराइल करना क्या चाह रहा है। इसका मतलब इजराइल जो है नेगोशिएशन के पक्ष में ही नहीं है, और अब तो ईरान ने भी बोल दिया कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो जितने भी बड़े, अब इसके पीछे ये वो तर्क दिया जा रहा है कि रिजीम चेंज, हम चाहते हैं कि इजराइल ने बोला है नहीं कि आप अपनी फ्रीडम के लिए लड़िए, कि कुछ भी करके रिजीम चेंज हो, और 1979 से पहले वाली रिजीम आए जो कि प्रो वेस्टर्न थी, प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल थी। उसके बाद फिर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करे, लीडरशिप को खत्म करे, ताकि वही है कि लंबे समय तक की वॉर, या फिर ईरान जो है दबके रहे। ईरान के जो डिफेंस है उनको बहुत पीछे, बहुत मतलब सदियों पीछे ढकेल देना, और इजराइल ये कर सकता है, इजराइल के पास कैपेबिलिटी है। इजराइल जब तक चाहे तब तक वॉर को चला सकता है। ईरान भले ही न्यूक्लियर चला ले, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन S-300 वो यूज कर रहे हैं, जो बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। तभी तो आराम से मिसाइलें जो हैं वो भेज देती हैं, और यहां पे सी डोम, आयरन डोम, स्लिंग शॉट, पता नहीं क्या क्या जो है इजराइल ने बना लिया है। तो मॉडर्नाइजेशन में आप इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, और इजराइल ने इतना ज्यादा डेवलप कर लेना वेपन्स, और अमेरिका मदद कर रहा है, यूके मदद कर रहा है, कि वो जब तक चाहे तब तक इस युद्ध को चला सकता है। आसान नहीं है दोस्तों, लेबनान से युद्ध करना, उधर हिजबुल्लाह, इधर हुतीज, उधर ईरान, इधर हमास, और वो करता जा रहा है। हमास को काफी कमजोर कर दिया है। ऐसा भी नहीं कि इजराइल हार रहा है, इजराइल जीत रहा है। यह बात आपको समझनी जरूरी है, और ईरान को भी यह बात समझनी जरूरी है। अब इजराइल के पीएम एहुद बाराक खुद ही बोल चुके हैं, और बाकी भी, कि भैया देखिए, मिलिट्री स्ट्राइक से आप नहीं कर सकते ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म। यही मैं आपको बता रहा हूं। और अमेरिका IAEA का जो असेसमेंट है, जब अभी ऐसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने जो बोला कि ये NPT को फॉलो नहीं करे, तो इजराइल और ज्यादा घबरा गया, ठीक है ना। और ईरान जो है वो एकदम, उसने बस अपना न्यूक्लियर वेपन बना ही लिया है। अब दो की एजम्पशन है। एक तो इजराइल को लगता है, जैसा कि हमने बताया, कि वो न्यूक्लियर वो करेगा हमला, इजराइल जो है वो मारेगा हमला, बहुत मारेगा, मिसाइलें मारेगा। इनके मोसाद के एजेंट्स एक्टिव है, उन्होंने वहां पे ईरान के अंदर ड्रोन एक्टिवेट करा दिए, है ना, 200 एयरक्राफ्ट जो है वो घुस गए हैं। तो पहला एजम्पशन तो यही है कि हम मारेंगे तो ईरान मारेगा, मारते रहो भैया, हम सब तैयार हैं। भाई यहूदियों को जैसे ही वो पैदा होते हैं उनको यही बताया जाता, तुमको बेटा युद्ध लड़ना है, समझ रहे हो, सुन रहा है ना, रो रहा है ईरान, तो तुमको युद्ध लड़ना पड़ेगा। उनका तो बस नहीं चलता था, पैदा होते ही उनको मिलिट्री उसमें डाल देगी, पहले मिलिट्री सीखेगा बाद में दूध पिएगा, पहले इसको हथियार चलाना सिखाओ। तो भैया यहूदियों को ये ट्रेनिंग ही है भाई, उनका कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत जबरदस्त है, यहूदियों की पैसा बहुत ज्यादा है, लॉबिंग भयानक है। तो उनको पता है कि हम युद्ध करते रहेंगे, हम 2000 साल से लड़ते आ रहे मेरे भाई, अभी भी लड़ लेंगे। तो ईरान हम पे हमला करता रहे, आप जितना करते रहो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक तो एजम्पशन है, और ये बहुत ही सोच समझ के इजराइल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमले हम सह लेंगे, ठीक है, लेकिन ईरान बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। दूसरा, हर स्ट्राइक जो है वो ईरान को वीक करेगा। इजराइल को भी पता है कि वो शायद अपने ऑब्जेक्टिव ना, जो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए, वो नहीं अचीव कर पाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि आप डरे हुए हो और आपके पास ताकत है, तो भैया खेल आपका है, आप अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे जब तक अगला ताकतवर ना हो जाए। तो इजराइल के पास ताकत है, इजराइल के पास वेपन्स हैं, तो उसको पता है कि जितना ईरान को मारेंगे, जितने बम मारेंगे, उतना मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी, भाई जाहिर सी बात है कि डिफेंस, न्यूक्लियर सब खत्म होंगे, और ज्यादा पैसा चाहिए होगा, और पैसा ईरान के पास इस समय है नहीं, बहुत मुश्किल हालात हैं ईरान के। मुस्लिम वर्ल्ड आपस में ही लड़ा हुआ है, शिया सुन्नी का विवाद अभी तक थमा नहीं है, और पॉलिटिकली अंदर भी फिर ये ईरान में होने लगेगा ना कि हटाओ रिजीम चेंज करो, ये क्या बदतमीजी है, कब तक हम लड़ते रहेंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो अब इजराइल यही कहता है कि भैया स्लो बर्न वॉर है ये, ठीक है, ये बहुत ही स्लो वॉर है और जलेंगे दोनों, लेकिन ये वॉर चलता रहेगा, ये क्विक डिसाइसिव कॉन्फ्रंटेशन नहीं होने वाला। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑल आउट वॉर छेड़ा है कि हम हवा से भी हमला करेंगे, जमीन से भी हमला करेंगे,
और पानी से भी हमला करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के लिए इसके क्या मायने? व्हाट डज दिस मीन फॉर ईरान? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ही शानदार आर्टिकल है जिसको मैं इंटरप्रेट करके बता रहा हूं। अब इजराइल कहता है कि हमने की इरानियन फिगर्स को खत्म कर दिया। तो ईरान की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को हमने आपके सामने दिखा दिया है कि कहीं पे भी इनके लोग बैठे हुए हो हम मार देंगे, ठीक है ना। ईरान ने लिमिटेड लेकिन केपेबल रिटेलिएटरी रिस्पॉन्सेज दिखाए हैं। ईरान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। ईरान के पास चॉइस नहीं। इजराइल कहता है हमारे पास क्या वॉर की चॉइस थी, मैं कहता हूं ईरान के पास क्या चॉइस थी। आप उनके आर्मी चीफ को मार रहे हो, आप उनके स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स को मार रहे हो। आप सोचिए कि भारत के आर्मी चीफ या एस जयशंकर पे इस तरीके का हमला हो जाए तो भारत तो तबाही ले आएगा अगर भारत के लीडर्स पे ऐसा हमला हो। और वहां तो मार दिया है, तो ईरान के पास क्या चॉइस है? उसको रिटेलिएट करना है, आखिरी दम तक युद्ध करना है। और ईरान ने हमला किया है, इजराइल को नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि इजराइल ये कह दे भैया आपने ऑयल डिपो पे हमला किया, इन्होंने भी आपके ऑयल डिपो पे हमला कर दिया, ईरान ने भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मतलब हाइफा में जो है बहुत बड़ा ऑयल डिपो गैस फील्ड है, ईरान ने हमला किया कि नहीं किया? और वहां पे वो लगा है, ऐसा भी नहीं है। तो इजराइल की बजान ऑयल इन रिफाइनरी जो है मारा है इन्होंने, जो ये हाइफा में है, और इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा है। आज बताए कि जो हमला हुआ है वो यरूशलेम पे और इलेक्ट्रिक ग्रिड पे हुआ है। ईरान की जो मॉडरेट लीडरशिप, देखिए मसूद इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनका देहांत हो गया। उसमें ये भी बोला जा रहा था उसमें भी इजराइल का हाथ है, मुस्साद का हाथ है, पता नहीं, ठीक है। मुस्साद वैसे आपको पता है भैया हमास के लीडर को ईरान में गए थे, वो मीटिंग करने मार दिया वहां पे, है ना। इस्माइल हानिया, आप क्या कर सकते हो, बहुत खतरनाक है मुस्साद मेरे भाई। लेकिन मसूद पाजेशकियां जो है वो एक मॉडरेट लीडर है। जब ये प्रेसिडेंट बने पिछले साल तो ये हुआ कि ये बंदा जो है ये एक अच्छा लीडर है, ये एक मॉडरेट लीडर है, ये कट्टर नहीं है। और यही बंदा जो है, क्योंकि भले आप सुप्रीम लीडर के अंडर आते हो लेकिन आपके पास पावर है, तो ये क्या कर रहा है, ये मीटिंग कर रहा है, ये अमेरिका के साथ मीटिंग कर रहा है, ये डील साइन कर रहा है, ये वेस्ट के साथ मीट कर रहा है, ये मिल रहा है। इजराइल के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है ये। इजराइल कह रहा है कि ये सब क्या बदतमीजी है, ये हम नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, अब इससे क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है वो कमजोर पड़ेगी। मसूद पज़ेश्कियां जो है अब वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे ईरान के जो कट्टर हैं, पार्लियामेंट में मजलिस बनी थी 1908 में, क्यों बनी थी? राजा निरंकुश था मुजफ्फर शाह, उसको कंट्रोल करने के लिए कि अब सब कुछ हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक तरीके से। लेकिन कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कौन है संविधान बना रहे हैं, या कौन पार्लियामेंट में बैठे हैं? कट्टर हार्डलाइनर्स, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट में मॉडरेट्स का दबदबा नहीं, हार्डलाइनर्स बोलेंगे हो गया तुम्हारा, कर ली डील, बहुत उछल रहे थे, अमेरिका से दोस्ती करेंगे इजराइल के, हो गया कुछ नहीं, मारो इन सबको। तो एक तरीके से अमेरिका से नेगोशिएशन हो जाएगी बंद। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा धमकी दी है। उसके बाद जो अली शमकानी का एसासिनेशन है, बहुत बड़ा एसासिनेशन है, क्योंकि ये बातचीत में सबसे आगे थे। तो एक तरीके से डिप्लोमेसी को सैबोटाज किया गया है। इजराइल ने बोला है कि हम बात होने ही नहीं देंगे, अब एक्शन होगा। और इसकी बात 1-2 महीने से चली रही थी। अभी 16 जून को, आज ही के दिन मिलने वाले थे स्टीव विटकॉफ और ईरान के काउंटर पार्ट, नहीं हुआ, खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। ये चीज़ है। एक और चीज़ देखिए, हम कहते हैं रिजीम चेंजेस नहीं होने वाला। 1953 CIA, कल मैंने इसकी बात की थी, कल मैंने जो लेक्चर दिया था, कोई इतिहास बताया था, मैंने बताया था ना कि कैसे मोहम्मद मोसादिक जो है, जो ऑयल कंपनीज थी यूके और अमेरिका की, वो मस्त मलाई खा रही थी, सारा प्रॉफिट वो ले जा रही थी। तो ईरान ने बोला कि हमारा ही तेल है, तुम क्यों प्रॉफिट मार रहे हो, ऑडिटिंग कराओ। ब्रिटेन की जो पेट्रोलियम कंपनी थी ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसकी ऑडिटिंग कराओ, है ना, कि कितना हमको जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इनको कितना माल जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा बोला, सीधा ब्रिटिश ने नहीं कराएंगे, जाओ उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं कराएंगे जाओ। तो मोहम्मद मुसाद्दिक को फिर वहां पे लोग सड़कों पे आ गए कि ये अब तो हम नेशनलाइज कर देंगे। यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कोई प्राइवेट कंपनी, जो ब्रिटिश, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो क्या थी, भले ही प्राइवेट थी लेकिन सारा माल तो ब्रिटेन जा रहा था ना। ऐसे ही सारा माल कहां पे जा रहा था, अमेरिका और ब्रिटेन। और इधर मोहम्मद मुसादिक बोलते हैं कि कराओ ऑर्डर, नेशनलाइज कराओ, सरकारी कंपनी है, सब बोरिया बिस्तर निकालो, पहली फुर्सत में निकलो। उसके बाद यूके ने बोला अच्छा हमसे पंगा। उसके बाद भैया CIA आती है, और CIA ने अब तो मान लिया है दोस्तों, 2023 में उन्होंने तो क्रेडिट भी लिया कि ये कू हमने ही कराया था।
CIA आती है, पैसा दिया, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उस समय, रेजा पहलवी थे, शाह ऑफ ईरान, पहलवी डायनेस्टी, उनको बुलाया, एक दूसरे लीडर को बुलाया और पूरे स्टेज प्रोटेस्ट स्टेज करवाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया यहां पे, ठीक है, सब कुछ कराया CIA ने और तख्ता पलट हो गया। मोहम्मद मुसादिक को डाल दिया जेल में, हाउस अरेस्ट कर लिया, 14 साल तक वही रहे। 1967 में उनकी मौत हो गई, बहुत लोगों को तो मौत की सजा हो गई और शाह ईरान आ गए। अगले 26 सालों तक 1979 तक वो रहे सत्ता पे काबिज। ईरान को डर है, 200-250 सालों से ईरान बाहरी ताकतों से लड़ रहा है, कोई भी वहां का इस समय तो फिलहाल नहीं चाहेगा। भले ईरान में बहुत प्रॉब्लम है, ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कट्टरवाद बहुत ज्यादा है, दिक्कतें बहुत है, लेकिन ईरान कुछ भी सह लेगा, दोबारा अमेरिका का आना नहीं सहेगा। 1979 में जो रेफरेंडम हुआ था, 98% लोगों ने बोला था कि हाँ भैया आजाद कर दो हमको धार्मिक राष्ट्र ही चाहिए। और वो धार्मिक राष्ट्र क्यों था? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने पगला दिया था इनको, और रशिया ने भी, कि हमारा तेल निकाल लिया था भैया इन्होंने। तो अगर रिजीम चेंज की बात करें तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं होने वाला, नामुमकिन है एक तरीके से ये चीज है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। ईरान कह रहा है कि आप इजराइल से बोलो कि बंद करे, नेगोशिएशन टेबल पर हम तभी आएंगे जब इजराइल हमला बंद कर देगा। और इजराइल कह रहा है हम ऐसा कभी नहीं करने वाले। हार्ड लाइनर्स कह रहे हैं, मोहम्मद बाघेर गलीवाफ, वो बोल रहे हैं कि सुनो बहुत हुआ सम्मान, और आप भी हमला करिए। ईरान के पास क्या चॉइसेस है? सबसे बड़ी बात, आगे क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट? तो ईरान के पास 2 चॉइस है। देखिए, इजराइल लड़ता रहेगा, इजराइल लड़ने के लिए आया है, इजराइल कहता मरने के लिए है, मारने के लिए आए हैं, हमसे बातचीत मत करो, हम लड़ेंगे। ईरान कहता है कि लड़ो, लेकिन फिर एक पॉइंट पे हम बात भी करेंगे। तो ईरान के पास क्या चॉइस है? सबसे पहली बात, एस्केलेट करे। अब अगर ईरान एस्केलेट करता है तो उसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है, लगातार स्ट्राइक्स होंगी, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन इंटरेस्ट भी जाएंगे। और अभी तो इजराइल कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। हमको भूलना नहीं है कि इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। और यहां पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अमेरिका प्रो अमेरिकन है या प्रो इजरायली है, उन्होंने सीधा ईरान को सपोर्ट किया है, इजराइल को कंडेम किया उन्होंने। क्यों कंडेम किया? अब आप बोलेंगे भाई देखो ये आइडेंटिटी की बात है, आपकी कोई भी चॉइसेस हो, लेकिन जब बात धर्म पे आती है तो पूरी दुनिया के मुस्लिम एकजुट है कि भाई ऐसे कैसे आपने ईरान पे हमला कर दिया, इस तरीके से हमला कर दिया। या जब फिलिस्तीन पे बात हुई थी तो भी ये बात मतलब ठीक है, लेकिन सब भले पर्दे के पीछे जो भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन फिलहाल सबने ईरान का सपोर्ट किया है। ईरान के लिए एक तरीके से विक्ट्री हो सकती है, ये पूरा दुनिया जो ईरान के पीछे खड़ी हो सकती है, इस्लामिक वर्ल्ड, बता दूं आपको। तो एक तो एस्केलेशन है, ठीक है, और क्योंकि अगर आप एस्केलेट करोगे तो पहली बात तो ईरान की इतनी औकात है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, ईरान के पास इतनी ताकत है कि बहुत लंबे समय तक वो वॉर चला पाए। अगर हाँ बाकी प्लेयर्स जो हैं ईरान को सपोर्ट कर दे, चाइना, रशिया, लेकिन फिर वही बात है ना कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर ये पूरा रीजन युद्ध में चला जाएगा और इससे किसी को फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। और धीमे धीमे ईरान के पास रीजनल एलाइज भी खोते जाएंगे और आपकी ग्लोबल आइसोलेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी ईरान के लिए, राइट। दूसरा कि आप रिस्ट्रेन दिखाएं और नेगोशिएट करें। अब ईरान डिप्लोमेसी कर सकता है कि डिप्लोमेसी, अभी तो ईरान का ये कहना है, अभी तो चलो ताज़ा युद्ध शुरू हुआ है, तो ईरान का ये कहना है कि ना हम तो कोई डिप्लोमेसी पे नहीं जाएंगे और ना ही हम मिलिट्री एस्केलेशन करेंगे। लेकिन मिलिट्री एस्केलेशन जैसा कि हमने बताया, ईरान को कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ईरान के मिलिट्री एसेट्स जो है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। कब तक आप सहोगे? इंटरनल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है ईरान। तो समझदारी इसी में ही रहेगी कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए और ईरान भी अपनी कंडीशन लगाए और इजराइल भी अपनी कंडीशन लगाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि इजराइल का भी फिलहाल तो यही इतिहास रहा है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा नहीं। अब उसके बाद जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है वो काफी मिक्स है। वेस्ट जो है वो ईरान के न्यूक्लियर रिस्क को फोकस करता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेस्ट ईरान के कहीं ना कहीं साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पे बात है एनर्जी की और वेस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी खरीदता है। इजराइल को अपने सर्वाइवल की पड़ी है, लेकिन बाकी सबको अपनी पड़ी है। तो दुनिया, इनफैक्ट इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा साबित नहीं होगा अगर बहुत लंबे समय तक युद्ध चलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ईरान में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमारा IMEC कॉरिडोर इस हमले की वजह से, जो तब से 3-4 सालों से पहले हमास में हमला हुआ, वो अटका हुआ है।
तो गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल के एग्रेशन को कंडेम किया है। तो ये शिफ्ट है, जहां पे पहले ये चुप रहते थे या कहीं ना कहीं दबे सुरों में अमेरिका का साथ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, ये चीज है। ईरान ने अभी तक अमेरिका को डायरेक्टली अटैक नहीं किया, ना ही एम्बेसी को। मैंने बताया ना कि जो इराक में ग्रीन जोन है उस पर भी अटैक नहीं किया, ना हुतीज, हिजबुल्लाह। तो अमेरिका इस चीज से खुश भी हो सकता है। अमेरिका खुश हुआ कि चलो भैया ठीक है, इजराइल पे हमला हो रहा है, तो हो सकता है अमेरिका शायद इजराइल पर प्रेशर बना दे। ये चीज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आ जाइए। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? देखो भैया, ये 33 किलोमीटर का जो छोटा सा ये पैसेज है, ये एनर्जी चोक पॉइंट है। दुनिया का 20% जो एनर्जी का कारोबार है वहीं से आता है। 20 मिलियन बैरल पर डे, इतना ज्यादा तेल यहां से जाता है, गैस यहां से जाती है। ईरान के कंट्रोल में है ये काफी हद तक, लेकिन ईरान इसको चोक नहीं करेगा क्योंकि फिर अमेरिका आ जाएगा और बाकी गल्फ कंट्रीज भी आ जाएंगे। तो बहुत ही हाईली अनलाइकली कि ईरान इस तरीके का कुछ करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ही बंद कर दे। अमेरिकन मिलिट्री का इंटरवेंशन होगा, जिसकी वजह से भाई देखो ये चलेगा नहीं ज्यादा। अगर अमेरिका आ गया तो 7-8 दिन बस, फिर अमेरिका बैंड बजा देगा। तो इसीलिए ईरान इस तरीके की चीजें जो हैं वो नहीं करने वाला। तो कंक्लूजन क्या है, आगे होने क्या वाला है दोस्तों? मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे तो इस आर्टिकल में यही लिखा है कि देखिए इजराइल रुकेगा नहीं, मिलिट्री, पॉलिटिकल लीडरशिप, न्यूक्लियर और सब कुछ जो है वो खत्म करके ही रुकेगा, लेकिन ब्रॉडर गोल्स जो हैं वो अनअचीवेबल हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है, ये रुकेगा, लेकिन कब रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है काफी हद तक ईरान और इजराइल पे। जब तक अमेरिका नहीं आएगा और जब तक आप फुल स्केल वॉर, तब तक आप ईरान को नहीं हरा पाओगे। अगर इजराइल और ईरान की जंग होती है तो इसमें इजराइल ही जीतेगा, अगर फुल स्केल वॉर होती है, ठीक है। लेकिन अगर ईरान को सपोर्ट मिल गया तो पलड़ा भारी, फिर इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट मिल गया तो ईरान को कोई चांस नहीं। तो जब तक फुल स्केल वॉर नहीं होगी तब तक कुछ कह नहीं सकते। और इस समय ईरान एस्केलेट करेगा या प्रैक्टिकल होगा, डिप्लोमेसी करेगा, ये एक बहुत बड़ी चॉइस है, ठीक है। बट यहां पे ईरान डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा। ईरान को भी पता है फिर एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे ईरान हमेशा करता है, कि हमने बहुत बम मार दिए और हमने अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिए, तो अब जो है हम शांत बैठेंगे। लेकिन फिर वही बात है, इजराइल फिर हमला करेगा। तो बात यही है ना कि ये एस्केलेशन कहां तक रुकेगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इजराइल को समझाना कि आप भी समझो इस बात को, और कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस लगाना। तो ये युद्ध रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।